हेलो एवरीवन, आज है 11 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में। 31 रुपए का शेयर है भाई साहब, 6% गिर चुका है ये। पिछले एक महीने में अगर हम देखेंगे तो एक महीने में 14% तक गिरावट देखने को मिली है और लगातार गिरा है। तकरीबन 40 रुपए के आसपास पहुंचने ही वाला था, उसके बाद लगातार गिरावट देखने को मिली। बीच बीच में कोशिश करी, अटेम्प्ट करा तेजी दिखाने का, लेकिन वापस गिरा, वापस अटेम्प्ट करा, वापस मेजर फॉल यहां पर देखने को मिला। तो बात करेंगे इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि भाई साहब भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, लॉन्ग टर्म के लिहाज से कंपनी कहाँ पर स्टैंड आउट करती है, क्या क्या चीज़ें अभी पिछले कुछ टाइम में इसने फेस करी हुई है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 31 रुपए का शेयर है, एक महीने में गिरावट है, लेकिन एक साल में देखोगे तो 140% का ग्रोथ भी है। ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो, जब तेज़ी आती है एक झटके में, बहुत बड़ी तेज़ी आती है, फिर गिरावट भी उतनी ही आती है, मतलब आती है, एटलीस्ट 20% का डिक्लाइन देखने को मिलता है। फिर वापस बहुत बड़ी तेज़ी आई थी, वापस बहुत बड़ा फॉल आया था, और ये फॉल तब बना था जब इलेक्शन के चलते ये अजम्पशन लिया जा रहा था कि भाई साहब जो इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर जो गवर्नमेंट है वो चाहेगी वो ज़्यादा ना करे, बल्कि और जो शुगर की और ज़्यादा उत्पादन करी जाए वो फोकस होने वाला था यहाँ पर। जिसका मतलब ये कि भाई साहब गवर्नमेंट नहीं चाहे कि इलेक्शन के टाइम पर जो शुगर की कीमत है वो बढ़े, और इसीलिए इथेनॉल के जो प्रोडक्शन के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोल लगाने की बात चल रही थी। तो एक फॉल देखने को मिला ज़रूर, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ी तेज़ी आई। 25 रुपये का था, मतलब जब शेयर 25 का था बहुत बड़ी तेज़ी आई। तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, और डेफिनेटली थोड़ा सा यहाँ पर मैं कहूँगा कि एक सपोर्ट, एक बेस बनना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर मौके भी बनते नजर आएंगे, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में एक अच्छा साइन यहाँ पर देखने को मिला था। अगर आप वॉल्यूम के बारे में देखोगे तो भाई साहब 90 लाख के आसपास शेयर आज यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए, और कंपनी छोटी सी है, तकरीबन 4000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एक टाइम ऐसा भी था जब ये 400-500 रुपये पर शेयर ट्रेड कर रहा था, और एक टाइम ऐसा भी था जब 2-2.5 रुपये पर भी ट्रेड कर रहा था। तो बहुत कुछ देखा है इस कंपनी ने, और दिवालिया होने वाली थी एक्चुअली में ये कंपनी। इसको लेकर गए थे भाई साहब एसबीआई वाले कि भाई बिकवाओ इसको, जितने भी एसेट्स हैं इसको सारे को बिकवाओ और हमारा पैसा निकलवाओ। लेकिन बाद में थोड़ा बहुत पैसा जब इन्होंने चुकाया तब एसबीआई ने अपनी जो पिटीशन थी उसको वापस ले लिया एनसीएलटी में से, और बाद में अभी कोई दिक्कत नहीं। एसबीआई और जो एनसीएलटी ने भी इनको क्लीन, मतलब अभी बाहर रखा है उससे। तो देखा जाए तो अभी थोड़ी बहुत दिक्कतें जो थी वो ख़त्म हो चुकी है। और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र, शेयर प्राइस वाइज देखोगे तो 67% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ, 33% लोग कह रहे खरीदारी करो। यहाँ पर अगर आप नज़र करोगे इनके डिविडेंड के बारे में तो भाई साहब एक्सपेक्टेशन करना ही गलत है कि आपको डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि कंपनी लगातार बड़ी दिक्कतों से जूझती हुई नजर आई। देखो, ग्रोथ नहीं है 5 सालों में, रेवेन्यू वाइज कोई ग्रोथ नहीं है, हालांकि बल्कि गिर रहे थे। एटलीस्ट लास्ट क्वार्टर में थोड़ा बहुत कोशिश करा तेजी दिखाने का, और प्रॉफिट वाइज देखो तो भाई साहब हालत बहुत से बदतर है। यहाँ पर नुकसान ही हो रहे थे अब तक, लेकिन एक उम्मीद की किरण लास्ट क्वार्टर में जागी है। पहले देखो रेवेन्यू वैसे डिक्लाइन था ही, लेकिन एटलीस्ट लास्ट क्वार्टर में रेवेन्यू में तेजी आई, और सबसे अच्छी बात था प्रॉफिट लंबे अरसे बाद देखने को मिला। अगर हम यहाँ पर इनके वैल्यूएशन के बारे में देखें तो अभी भी पी इसका नेगेटिव में देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है भाई साहब, लॉस कर रहे थे। और देखो एक प्रॉब्लम यहाँ पर यह भी है कि प्रॉफिट एक क्वार्टर में आता है, एक क्वार्टर में नहीं आता। जैसे कि लास्ट क्वार्टर में चलो अच्छा था कि 20 करोड़ का मुनाफा कमा लिया इसने, वो भी 1745 करोड़ के रेवेन्यू में, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में रेवेन्यू एटलीस्ट लगातार गिर रहे थे और प्रॉफिट की जगह लॉस हो रहा था। देखो बीच में एक क्वार्टर ऐसा भी आया था मार्च का, जहां पर 2000 करोड़ का रेवेन्यू था और 130 करोड़ का प्रॉफिट था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अगले ही क्वार्टर में इनका रेवेन्यू गिर गया और प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया। अगले ही क्वार्टर में और रेवेन्यू गिर गया, लॉस और ज़्यादा बढ़ गया। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम है कि भाई साहब ये कहना कि ये प्रॉफिटेबल हो जाएंगे दिक्कत है यहाँ पर। इससे पहले 2022 में भी कुछ ऐसा ही था, एक क्वार्टर में प्रॉफिट दिखा दिया, अगले ही क्वार्टर में फिर वापस से लॉस पे लॉस पे लॉस करते चले गए। ये मार्च में प्रॉफिट दिखाते हैं, लेकिन इस बार दिसंबर में दिखा तो देखते हैं इस बार मार्च में क्या होगा। देखो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रॉफिट होगा, कि पिछले 2 सालों से मार्च में प्रॉफिट तो हो रहा है इनका, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है अच्छे रेवेन्यू के साथ। 2023 वाले मार्च में भी 130 करोड़ का प्रॉफिट था, 22 वाले मार्च में तकरीबन 60 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। तो देखते हैं कि इस वाले मार्च में क्या होगा। देखो उम्मीद अच्छी मैं करूँगा कि अच्छा नतीजा आए ताकि चीज़ें और बेहतर हो। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखा जाए तो जो प्रमोटर है उनके पास वैसे भी बहुत कम क्वांटिटी है, 24.95% का ही स्टेक है। उनमें से भी सारे के सारे शेयर्स तो गिरवी रखे हुए हैं। तो ये दिक्कत है
कि वैसे भी प्रमोटर के पास स्टेक नहीं है और जितना है वो सारा का सारा गिरवी पड़ा हुआ है। 0.07% म्यूचुअल फंड्स के पास है। 9.38% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लेकर बैठे हुए हैं। एफआईएल्स के पास 1.80% का स्टेक है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी अगर कोई लेकर बैठा है तो वो रिटेल इन्वेस्टर्स है, जो छोटे निवेशक हो गए आप और हमारे जैसे। 45.27% का स्टेक उनके पास है। अदर पार्टीज़ के पास 18.53% का स्टेक है। तो देखा जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न उतनी ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं लग रही है, और जो बिकवाली है वो एक्चुअली इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा आई है। जो डोमेस्टिक पहले 15% की होल्डिंग लेकर बैठा करते थे भाई साहब, वो लगातार बेच रहे हैं हर क्वार्टर में। खरीदारी कौन कर रहा है? रिटेल और अदर्स वाले जहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी खरीद रहे हैं। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है कि वैसे इंस्टीट्यूशंस जो बिकवाली है वो देखने को तो मिल ही रही है। और जहाँ तक बात करें इलेक्शन तक, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते तब तक शुगर कंपनियों से मैं थोड़ी सी दूरी बनाना ज़्यादा पसंद करूँगा। रीज़न ये है कि कभी भी पता नहीं गवर्नमेंट क्या अनाउंस कर दे, ठीक है, ताकि शुगर प्राइस जो है वो स्पाइक ना हो। उसको कंट्रोल में करने के लिए गवर्नमेंट कब क्या अनाउंस कर दे ये कहना मुश्किल है। और यही वजह है कि मैं अभी के लिए जितनी भी शुगर कंपनीज, देखो मैं मानता हूँ कि उसके बाद बहुत अच्छी तेज़ी भी आएगी। अभी जो हल्का फुल्का करेक्शन वाला जो टाइम है ना, वो टेम्पररी फेज़ है। बाद में अच्छी तेज़ी आप एक्सपेक्ट करोगे यहाँ पर। हालांकि बजाज हिंदुस्तान शुगर हो गया या फिर रेणुका शुगर्स हो गया, ये एक छोटी कंपनी है और लॉस मेकिंग कंपनी है। उसके अलावा अगर आप बाकी बलरामपुर चीनी को देखोगे, प्राज को देखोगे, तो वो प्रॉफिटेबल कंपनी है और अच्छी कंपनी है। अगर वहाँ पर गिरावट आती है तो वहाँ पर खरीदारी के नो डाउट मौके बनते नजर आएंगे। यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि आपको इंतज़ार करना चाहिए, एटलीस्ट 2-3 महीनों तक मतलब वेट करना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए फ्रेश बाइंग को लेकर। मैं यहाँ पर वेट एंड वॉच की ही बात करूँगा, चाहे वो बजाज हिंदुस्तान शुगर हो या फिर रेणुका शुगर्स हो। दोनों को लेकर मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जल्दबाजी मत करना खरीदारी को लेकर। बॉटम अभी भी बना नहीं है, यहाँ पर कुछ टाइम बिताने दो इसको किसी एक लेवल पर। और जहाँ तक कोई लेवल मुझे अच्छा लगता है तो मुझे लगता है कि वहाँ पर आपकी 25 रुपये का जो लेवल है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। एक इनिशियल सपोर्ट वहाँ पर लगता ज़रूर है, अगर जाता है तो। इसका मतलब ये नहीं कि 25 पर जाएगा ही जाएगा, वो डिपेंड करता है भाई साहब कि क्या चीज़ें इसके अराउंड देखने को मिलती है, उसके ऊपर चीज़ें डिपेंड करेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पर जाएगा ही जाएगा, ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि नज़र रखिए बजाज हिंदुस्तान शुगर पर। अभी सिंपल सी बात है, वेट एंड वॉच, जल्दबाजी मत करना यहाँ पर खरीदारी को लेकर। इलेक्शन तक यहाँ पर थोड़ा बहुत संभल के ट्रेड करने की या फिर बने रहने की, मैं मतलब कुछ दिन इलेक्शन तक यहाँ पर वेट एंड वॉच, जल्दबाजी मत करना, सिंपल सी बात है। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहले बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।